हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 7। ठीक है, यहाँ पर देखो बुनियाद बैच में हमारी इसके पहले 6 क्लासेस जो है वह हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका क्या रोल होता है आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके वेलनेस में, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका जो है वह क्या है, इसको आज की क्लास में हम समझेंगे। केवल हम इस बात पर नहीं चर्चा करेंगे कि आखिर क्या भूमिका है क्या नहीं, इसके अलावा भी हेल्थ को लेकर और भी जो इंसाइट्स हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स एंड आपके मेंस पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में कहां से क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आप सभी के सजेशंस हैं उन सभी को टीम कंसीडर करती है। आप बच्चों कमेंट्स जो है वह करते रहिए। अपनी कंसिस्टेंसी जो है वह आपको बनाकर रखना है ताकि अपकमिंग डेज में जब आपकी कुछ नंबर ऑफ क्लासेस हो जाए उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस महसूस हो कि हाँ आपका जो बेसिक है वह काफी स्ट्रांग हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी जो है वह आपको मेंटेन रखनी है, किसी भी हालत में उसे नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्लास देखो, समटाइम्स आप 1 और 2 डेज का नहीं अगर क्लास देख पाते हैं, फिर जाके आप अपनी जो पिछली 2 क्लासेस है वह कवर करो, नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन करो, जो भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ क्लास में उस होमवर्क को करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें करोगे तो आप जरूर बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करोगे। देखो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है एंड WHO के अकॉर्डिंग जो है वह हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, क्या कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वह आपकी हेल्थ को लेकर क्या कहता है कि भाई डेफिनेशन जो है वह हेल्थ की ये होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ केयर इन इंडिया। और हम केवल यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी तो फ्रेंड्स 25% है, इसके अलावा 75% जो पोर्शन है इस टॉपिक का वह ऐड किया हुआ है हमने। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हेल्थ इंफ्राफैक्ट एंड चैलेंजेस। देखो अगर हम मेंस की बात करें, इवन आफ्टर कोविड बच्चों सभी जो कंट्रीज है वह अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि कैसे उनको अपने जीडीपी का जो परसेंटेज है, ठीक है, जीडीपी का मान लीजिए 5%, 10% जो है वह हमें टोटल अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना है। ठीक है, ताकि वह स्ट्रांग हो सके कि अगर किसी तरह की कोई आगे आने वाला कभी पेंडेमिक हुआ तो हम उससे निपटने में सक्षम रहें। तो हेल्थ केयर जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर इज अ फंडामेंटल राइट। देखो अभी हाल ही में हम देखेंगे कि राजस्थान जो सरकार है उसने भी हेल्थ केयर को लेकर एक बिल लाया जो कि पास ना हो सका, और वही चर्चा चल रही है देश में। काफी आर्टिकल आपने अब तक पढ़ लिए होंगे कि क्या हेल्थ को अलग से हम एक फंडामेंटल राइट मेंशन करें। मेडिकल टूरिज्म, देखो ये करंट अफेयर का है, काफी सारी चीज जैसे ये जो 3 इसमें है ये हम करंट अफेयर को बेस्ड बनाकर बात करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूं, इसके अलावा मेंस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है और साथ ही यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है उस पर भी हम डिस्कशन क्लास में करेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारी कौन सी एनसीईआरटी भी चल रही है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, ठीक है, क्लास 7 की। और इसमें एक जो चैप्टर है आप पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हम स्टेट गवर्नमेंट में बात कर रहे हैं, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। क्लियर, चलो शुरू करते हैं। बेसिकली बच्चों आपका ये जो चैप्टर है 2 बातें करता है। ठीक है, ये जो यूनिट है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट है क्या, कैसे वर्क करती है, जो कि हम अपनी कल वाली क्लास में समझेंगे। आज हम बात करेंगे कि रोल क्या है हेल्थ का, और हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, पढ़ने के लिए भी है और आपके अपने लिए भी है ना। व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ केयर इन इंडिया, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटीज, हेल्थ फंडामेंटल राइट्स। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, हेल्थ, स्वास्थ्य। आखिर ये हेल्थ है क्या। आप कैसे कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति है वह हेल्दी है, वह स्वस्थ है, आप किन आधारों पर कह सकते हैं। तो बेसिकली चलो पहले थोड़ी सी डेफिनेशन जो है वह हो जाए। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। आप किसी भी बीमारी से, आप किसी भी चोट से, शारीरिक चोट से, बीमारी से, उससे क्या हो, फ्री हो। ठीक है, यही आपका स्वास्थ्य है। Apart from disease, there is other factor that affect our health, such as dullness, inactiveness, anxiety, being scared for a long stretches of a time. केवल बच्चों
आपकी केवल बॉडी से रिलेटेड नहीं है, हेल्थ आपके माइंड से भी रिलेटेड है ना। क्या है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कहीं आपने लाइन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो अभी सुन लो। तो यहाँ पर क्या है कि केवल आपको अपनी बॉडी को इंजरीज से, इलनेस से, डिसीज से फ्री नहीं रखना है, केवल ये नहीं आएगा स्वास्थ्य में, ये तो रखना ही रखना है। इसके बावजूद इसके अलावा क्या हो सकता है कि जब हम एक शांति की बात करें, हम अपनी मेंटल हेल्थ की बात करें, जो कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब हमारी तैयारी लंबी होती है तो हमारे अंदर फिर क्या है, एंजाइटी, इनएक्टिवनेस, तनाव, चिंता, ये जो सारी बातें वह घर करने लगती हैं। फिर उसका क्या सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको हेल्थ में केवल आपकी ये योग्यता कि अपने शरीर को आपने स्वस्थ रख लिया, सो बेसिकली नॉट ओनली फॉर इलनेस, इंजरीज, डिसीज, इन सबसे फ्री रहना, बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं, उससे समझते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब अगर हम ये कहें कि जो इलनेस है, जो डिसीज है, ठीक है, इलनेस है, डिसीज है, इंजरीज है, कोई चोट है, इसके अलावा आपको क्या शामिल करना है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ ये भी तो पार्ट हुआ ना आपकी हेल्थ का। ठीक है, मेंटल हेल्थ की जब हम बात करेंगे बच्चों, ये भी आपका पार्ट है। बिकॉज ऑफ एन अनहेल्दी माइंड इवन इन हेल्दी बॉडी विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हेल्थ। अगर आपका जो माइंड है वह अनहेल्दी है, आप खुद के दिमाग पर ही, माइंड पर ही अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अनहेल्दी है, ठीक तरीके से आप चीज़ों को नहीं सोच पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो इन द लास्ट उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर ही तो आएगा। तो देखो यहाँ पर जब हम हेल्थ की बात करेंगे एंड माइंड की बात करेंगे, दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही जैसे हैं। आप देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है अपने विचारों में, तो आप देखेंगे शायद उसकी हेल्थ भी ठीक ठाक है, क्योंकि वह बैलेंस तरीके से सोचता है, वैसी ही उसकी लाइफस्टाइल है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, उसकी जो आदतें, जो उसकी डेली हैबिट्स, डेली रूटीन्स है वह अच्छे नहीं है, तब उसकी हेल्थ कहाँ जाएगी। तो उन सब चीज़ों का जो फर्क है डेफिनेटली इन द लास्ट उसकी बॉडी पर आएगा, कुछ दिन रुक कर आएगा, है ना। शरीर पर जो प्रभाव है वह कुछ दिन रुक के दिखाता है, बट दिखाता जरूर है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट, ठीक है, अपार्ट केवल इसको केवल हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, केवल हमें पढ़ना नहीं है, हेल्थ को हमें हेल्दी रहना भी है, और केवल हमें बॉडी नहीं बल्कि माइंड से भी हेल्दी रहना है। तो एक स्टूडेंट लाइफ में मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, ठीक है, कि आप सभी को मेंटल स्ट्रॉन्ग के लिए आप मेडिटेशन, योगा, व्हाटएवर जो भी आप कर सकते, इवन एक फिजिकल एक्सरसाइज तो आप ज़रूर रखें। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलें। अगर आप कोई भी एक स्पोर्ट आपको पसंद आता है वो भी करें। ठीक है, गर्ल्स अगर सोचती हैं कि नहीं भाई हमें ऐसा समय, ऐसा माहौल, ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती कि हम स्पोर्ट में जो है वह थोड़ा बहुत अपना वहाँ पर हम अपनी हेल्थ को बना सके, तो आपके पास करने के लिए और भी ऐसे काम हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मेडिटेशन है, योगा है, आप इससे हेल्दी रहिए ना, है ना। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, मेंटल हेल्थ, बिकॉज ऑफ लास्ट अगर एक अनहेल्दी माइंड है तो वो आपकी एक हेल्दी बॉडी को भी लास्टली डिस्ट्रॉय कर देगा। सो यहाँ पर टू बी एक्टिव एंड गुड स्पिरिट जो है वह आप में होनी चाहिए, डलनेस ना हो। ऐसा नहीं कि बस सुस्त पड़े हैं, गुस्से में पड़े हैं, चिंता में पड़े, एक बहुत बड़ी समस्या है ये, अभी की सच्चाई है। और ये है ना, हो सकता है मेरे अंदर भी ये चीजें कहीं ना कहीं हो। तो हमेशा कहीं आपको टेंशन में रहना, एक ऐसी एक सुस्त अवस्था में चले जाना, इनएक्टिव रहना, कुछ करने का मन नहीं, तब भी आप बीमार ही हो। ठीक है, तब भी क्या है, आप बीमार ही हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। चलो हम आगे चलते हैं कि बच्चों जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आखिर हम गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। जब हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो हम अपनी गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सरकार है वो हमारे लिए ऐसी बुनियादी सेवाएं, सुविधाएं, फैसिलिटीज जो है वह दे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रोड हो, हॉस्पिटल्स हो, है ना। तो ये सारी जो सुविधाएं, फैसिलिटीज हैं वो हमें गवर्नमेंट से चाहिए। और यहाँ पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट का एक प्राइमरी ड्यूटी है
ठीक है, गवर्नमेंट की क्या है, प्राइमरी ड्यूटी है कि वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे, वह स्वास्थ्य पर ध्यान दे। सो यहाँ पर ये तो हो गई कुछ बातें जो कि हमने शुरू की। चलो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात जो है वह हम WHO की करते हैं कि जब हम एक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखो WHO में ने तो कहा कि भाई फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ठीक है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट जो है वह हेल्थ है, आपका मौलिक मानवाधिकार है, मौलिक मानवाधिकार है, ठीक है। एक तो होता है फंडामेंटल राइट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो यहाँ पर WHO जो है वह हेल्थ की डेफिनेशन कुछ ऐसी देती है कि आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं बता देती हूँ बच्चों कि यहाँ पर क्या है कि WHO कह रहा है कि केवल फिजिकल नहीं, ये तो होना ही चाहिए ना, ओनली अगर फिजिकल लिख दे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, ठीक है, मेंटल जो वेलनेस है वह भी होनी चाहिए, और इसके अलावा सोशल वेलबींग, ठीक है, सामाजिक रूप से भी सोशल वेलबींग, एंड इसमें और ऐड कर दो भाई एब्सेंस ऑफ डिसीज, एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हेल्थ में शामिल है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग हो, और साथ साथ कोई भी जो बीमारी है वह आप में ना हो, तभी वो क्या है, वो पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वह स्वस्थ है, आप हेल्दी हैं। और साथ ही साथ ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट भी WHO ने इसको डिक्लेयर किया। क्लियर है इतना? चलो अब देखो यहाँ पर मैं आर्टिकल 21 की जो बात है वह यहीं पर कर लेती हूँ। अच्छा चलो बाद में समझा देंगे, ठीक है, बाद में पढ़ते हैं हम इसे। तो यहाँ पर हमने स्वास्थ्य का क्या समझा बच्चों, स्वास्थ्य क्या है, हम बीमारियों और चोट से मुक्त रहें, लेकिन यहाँ पर केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, बल्कि उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर क्लीन पीने के लिए जो आपको पानी है वह अवेलेबल ना हो, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि आखिर हम क्या अपेक्षाएं और अपनी गवर्नमेंट से करते हैं। देखो अगर आपको साफ पीने का जो पानी है वह अवेलेबल नहीं होगा तो इन द लास्ट आप वो पी के बीमार हो जाओगे। तो गवर्नमेंट अगर आपकी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में मेडिसिन तैयार करे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल रहे, और बाकी जो इंफ्रा है वह बिल्ड करे, इससे अच्छा क्या है, इन चीज़ों पर भी तो ध्यान देना चाहिए कि जो साफ सफाई है वह रहे, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो आपके लिए। क्या है, जैसे कि अभी दिल्ली का एयर पोल्यूशन की हम बात करें, गवर्नमेंट ने क्या है, स्कूल जो बच्चों के स्कूल है वह बंद कर दिए, कि अभी जो स्कूल है वह नेक्स्ट ऑर्डर तक जो है वह बंद रहेंगे, है ना। तो यहां पर क्या है कि आप देखेंगे कि पॉल्यूशन फ्री एक एनवायरनमेंट दे, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो एयर पॉल्यूशन या फिर और भी जो पॉल्यूशंस होते हैं उनसे बचाव करना, क्योंकि इन द लास्ट अगर इस तरह के पॉल्यूशन होंगे, देखो अभी जो जिस तरह का जो मौसम आ रहा है, ठंड का मौसम, आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट्स है, लास्ट ईयर भी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि लोग ध्यान नहीं देते। क्या ध्यान नहीं देते? उस रिपोर्ट के बारे में, है ना। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया था बच्चों कि ठंड के मौसम में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, उनको हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम्स है वह ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको रेस्पायरेशन की जो प्रॉब्लम्स है, जो श्वसन वाली जो बीमारियां होती हैं वह ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे कि दिल्ली का जो एक पॉल्यूटेड माहौल हो जाता है, जो एयर पोल्यूशन यहाँ पर होता है, उसकी वजह से ये जो हार्ट अटैक्स हैं, बाकी बीमारियाँ हैं वह होने लगती है, और इसलिए ये जो मौतें हैं वह ज़्यादा होती हैं। WHO भी इस बात को कहता है, रिपोर्ट्स पब्लिश जो हुई है उसके आधार पर, कि वायु प्रदूषण जो है लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन जो है वह बहुत सारी मौतों का जिम्मेदार है, स्पेशली अगर हम इंडिया की काफी सारे बात करें डेथ की, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि केवल स्वस्थ हमें नहीं रहना है, गवर्नमेंट की भूमिका इसमें कहाँ आ जाती है। स्वस्थ का अर्थ तो हम समझ गए कि भाई हेल्थ का मतलब ये है कि हम फिजिकली, सोशल वेलबींग रहे, मेंटल वेलबींग रहे, ठीक है, हमें कोई डिसीज ना हो, यही तो आपका हेल्थ हुआ। लेकिन अब गवर्नमेंट, जब आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा, हम इसमें पढ़ रहे हैं कि हेल्थ के अलावा गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है। गवर्नमेंट का इसमें यह रोल है कि एक डेमोक्रेसी में लोगों को यह अपेक्षा होती है अपनी सरकार से कि वह हमारे कल्याण के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करे, और उस वेलफेयर में आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपका हेल्थ जो है वह आ जाता है। आपकी, जैसे आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र है, तो और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आप देखते हैं कि हेल्थ बीमा करवाया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास कर रही है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके वेलफेयर के लिए प्रयास कर रही है, ठीक है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो बनाए
बनाए गए हैं। अगर आप देखेंगे कि विलेज लेवल पर भी इस तरह के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनको बनाया गया है ना, ताकि लोगों की जो हेल्थ है उसको ठीक रखा जा सके। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाना और भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, ये सारी बातें हो गई। तो यहां पर हम गवर्नमेंट का जो रोल है वह देख रहे हैं। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये राज्य का विषय है स्वास्थ्य। डायरिया जो है वह वाटर बॉर्न डिसीज है। आपको बताना है कि कौन सा जो कोड है इसमें वह करेक्ट है, ठीक है। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। तो देखो यहां पर ये स्टेट सब्जेक्ट की बात कहां से आ गई बच्चों, जब हम देखते हैं आप सोचोगे ये जिसने कभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा कि भाई क्या पूछा है ये, मैं आपको बता दूं कि जब हम 7th शेड्यूल की बात करते हैं, 7वीं अनुसूची जो आपके संविधान की है ना, 7वीं अनुसूची, इसमें लिखा हुआ है, मतलब इसमें कुछ विषयों को 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। एक लिस्ट बनी जिसे कि हमने कहा यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट या केंद्र सूची, ठीक है, यूनियन लिस्ट या केंद्र सूची। इस सूची में, इस लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट को रखा गया, जैसे कि हम रक्षा की बात कर लें, ठीक है, जैसे कि हम, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें ऐसे विषयों को रखा गया जिस पर लॉ मेकिंग का जो राइट है वह यूनियन का है, वह केंद्र सरकार का है, ठीक है, राज्य सरकार का नहीं है। सेकंड जो लिस्ट बनी, सेकंड लिस्ट में क्या रखा गया, उसे कहा गया स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। राज्य सूची में ऐसे विषयों को रखा गया जिस पर नियम बनाने का अधिकार स्टेट का होगा, ठीक है। और इसी में क्या है, हेल्थ है, हेल्थ है, जैसे कि पुलिस सिस्टम है, ठीक है, जेल प्रशासन है। और जो सी है, तीसरा जो सूची है, उसको कहा गया कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो देखो यूनियन लिस्ट जिस पे केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिस पर राज्य सूची, जो राज्य सरकार है वह नियम बना रही है, और जब हम कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे, समवर्ती सूची, तो इस पर बच्चों यूनियन भी बना रही है एंड स्टेट भी बना रही है। लेकिन अगर मान लो कोई कंफ्लिक्ट होता है तो फिर जो केंद्र सरकार का नियम है वो ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। तो ये 7th शेड्यूल, और यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या जो हेल्थ है वह एक स्टेट सब्जेक्ट है, डेफिनेटली, है ना। एंड डायरिया इज अ वाटर बॉर्न डिसीज, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। लेकिन याद रखो कि यहां पर एक करंट अफेयर भी आपको याद रखना है कि जो 15वां वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो 15वां किस आर्टिकल में है बताओ जरा, और कौन है इसके अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग। इसके अलावा और क्या सिफारिश इसने की है, ये सब आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 15th जो फाइनेंस कमीशन है बच्चों, ये कहता है कि हेल्थ को ना स्टेट से उठाओ और इसको ना कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, इसको क्या करो, समवर्ती सूची में डाल दो, राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में डाला जाए, ठीक है, ये इसमें कहा गया। आई बात समझ में। 15वां वित्त आयोग क्या कह रहा है कि आपको इसमें डालना है। इसके अलावा देखो आर्टिकल 21, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या हेल्थ जो है वह हमारे किसी फंडामेंटल राइट में शामिल है, तो आर्टिकल 21, ठीक है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई थी, बात की गई है, जिसमें क्या बात की गई, आपका आर्टिकल जो 21 है बच्चों, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की ये बात करता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या इसे इमरजेंसी में खत्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बताइए जरा कमेंट करके, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपका। अब देखो जीने में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, तो इसका बहुत विस्तार जो है वह बार बार सुप्रीम कोर्ट करती रहती है कि भाई आवास का अधिकार जो है वह भी आपके जीने में शामिल है, ठीक है, चूंकि बिना आवास के अगर किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए या फिर उसके पास आवास ना हो तो फिर उसकी जो
वो बहुत ज़्यादा सुभेद्य हो जाता है उसका जो जीवन है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी की डिग्निटी मेंटेन रहे, मानव की गरिमा मेंटेन, कल हमने गरिमा पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि डिग्निटी क्या है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों की जीवन अगर मेंटेन रहे, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये आर्टिकल 21 का हिस्सा होगा। इसके अलावा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि क्या अगर आपको अपने पसंद की व्यक्ति से विवाह करना है, शादी करनी है, तो ये जो अधिकार है वो आपका किस आर्टिकल में आएगा? ये भी आपका 21 में आ जाएगा, क्योंकि जितना भी आपके जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, लाइफ के लिए जरूरी चीजें हैं, वो सारी आर्टिकल 21 में आ जाती हैं। तो इसका बहुत ज्यादा विस्तार है, याद रखना, ठीक है। इसका क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा विस्तार है। और ठीक इसी तरह से अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, है ना, आप अगर स्वस्थ नहीं है तो आपके जीवन के अधिकार का क्या मतलब है? तो यहां पर क्या है कि ये जो है आर्टिकल 21 में स्वास्थ्य का जो अधिकार है वह भी शामिल है। हमें एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, ये भी हमारा आर्टिकल 21 में आ गया। तो आर्टिकल जो भी आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन से संबंधित है, आपको अपनी लाइफ को, ठीक है, आपको सस्टेन करने के लिए ये जो अधिकार है, ये जो राइट है वह जरूरी है, वो सब आर्टिकल 21 में आ गए। क्लियर है? किस में आ गए? सब इसी में आ गया। सो द राइट टू हेल्थ इज इनहेरेंट टू अ लाइफ विथ डिग्निटी। अगर आप एक गरिमा के साथ जीना चाहते हैं, डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं, तो ये आपका किस में आएगा बच्चों? आर्टिकल 21 में आएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके अलावा ना कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जो एक बार आप देख लेंगे। इसके अलावा कुछ और भी आर्टिकल्स हैं, जैसे कि सारे आर्टिकल्स की तो यहां पर मैं बात नहीं करूंगी। 38, 39, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 47। मैं चाहूंगी कि ये जो आर्टिकल्स है, देखो मैं डेली आपको होमवर्क्स देती हूँ। कभी मैंने प्रियम्बल दिया, तो कभी मैंने आपको कोई करंट अफेयर का कोई जो टॉपिक है वह पूरा कवर करने के लिए दे दिया, कभी आर्टिकल्स दे दिए। तो आज आपको जो है डीपीएसपी में ये वाले जो आर्टिकल्स है वह देखना है, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट देखते हैं। और एक और जो क्वेश्चन है वह हम करते हैं, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी की जो एक सेंटेंस है उससे रिलेटेड है। सो विच आर द ट्रू अबाउट द हेल्थ फैसिलिटीज इन द कंट्री? विच आर ट्रू अबाउट द, ठीक है, ट्रू अबाउट द हेल्थ फैसिलिटीज इन द कंट्री। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है कि देश में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा शहरों में ज्यादा बेहतर है। हेल्थ इंफ्रा इज इन द कंट्री इज बेटर इन अर्बन एरियाज, ठीक है। आवर कंट्री मोर डेथ आर ड्यू टू कम्युनिकेबल डिसीज। हमारे देश में अधिक मौतें जो हैं वह संचारी रोगों के कारण होती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज, संचारी रोग क्या है? जो एक से दूसरे को फैल जाए, वही संचारी रोग है। तो क्या ऐसा है ना? तो यहां पर आपको याद रखना है कि लगभग 61% जो डेथ हो रही है बच्चों, ये हो रही है हाई ब्लड बीपी के कारण, ठीक है। ये हो रही है कोलेस्ट्रॉल के कारण, ये मौतें हो रही है और भी जो लिवर डिसीजेज है इनके कारण, ठीक है, हार्ट अटैक के कारण। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कम्युनिकेबल डिसीज है इनसे ज़्यादा डेथ नहीं होती, बल्कि 61% से ज़्यादा जो डेथ है वह किससे हो रही है? आपके और भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है उनसे। हाँ, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम हेल्थ इंफ्रा की बात करें तो एक रूरल एरियाज में, ठीक है, एक जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है। इसमें केवल क्या है? जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, लेकिन स्पेशल जो हॉस्पिटल है वह नहीं है, ठीक है। केवल प्राइमरी केयर है। लेकिन हो सकता है हॉस्पिटल भी हो, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि एक रूरल एरिया में केवल ये मिले, स्पेशल हॉस्पिटल ना हो। उसके लिए ये जो गांव वाला व्यक्ति है, रूरल एरिया वाला व्यक्ति है, वो कहाँ जा रहा है? शहर जा रहा है। किसके लिए? ताकि उसे स्पेशल जो हॉस्पिटल है, जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वह मिल सके, ठीक है। तो देश में क्या, अब पूछा क्या था, ट्रू कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। क्लियर है आपको? ठीक है, वन ओनली जो है वह ट्रू है। चलो अब आपको थोड़ा सा ये बता दिया जाए कि अगर ये जो आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये मेंस के लिए कहां से जरूरी है? मेंस की अगर हम बात करें आपकी मुख्य परीक्षा की, तो इस टॉपिक का आप यूज कैसे? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। तो देखो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं ये आपको पढ़नी है, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं
जो नीतियां हैं एंड हेल्थ सेक्टर, जो भी आपका ये स्वास्थ्य क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके लिए आपसे पर्टिकुलर कोई जो क्वेश्चन है वह किसी एक स्कीम पर आ गया, ठीक है, तो यहां पर क्या है, एनालिसिस ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। मान लीजिए जो क्वेश्चन है वह इस पर आ गया कि किसी भी एक पर्टिकुलर जो स्कीम है वहां से आपसे पूछ लिया कि भाई इसे क्या करो, आप एनालाइज करो। इसके अलावा देखो कि चैलेंजेस क्या है आखिर हेल्थ सेक्टर के, ठीक है, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस टू द हेल्थ इंफ्रा ऑफ इंडिया, challenges to the health infra of India, ठीक है। क्या चुनौतियां हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की भारत के संदर्भ में, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्कीम से पूछ लिया कि इसका एनालाइज करो, और आपसे जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है जो भी हेल्थ सेक्टर को लेकर, ये सारी आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो इसके अलावा एक क्वेश्चन भी देती हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि आपको लिखना है मेंस का एक क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको 200 वर्ड्स में लिखिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय, व्हाट आर द challenges faced by the healthcare sector of India, the healthcare sector of India, ठीक है। इसके अलावा क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, इसके भी कुछ पॉइंट डाल देना, ठीक है। क्या इसमें सुधार के बिंदु हैं, ये भी डाल देना। तो यहां पर आपको, हिंदी वालों मुझे नहीं लगता बच्चों प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में स्वास्थ्य जो क्षेत्र है, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां और सुधार। चुनौतियां क्या है और सुधार के, जैसे डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है, डॉक्टर्स की कमी एक चुनौती हो गई, चैलेंज हो गया आपके लिए, ठीक है। इसको सुधार कैसे करना है कि भाई ठीक है जो डॉक्टर्स है वह और भी लाए जाएं, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर ये 200 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। क्लियर है? चलिए अब कुछ बातें हम चैलेंजेस की करें, अच्छा वो बाद में कर लेंगे, पहले हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चैलेंजेस पर एक और बात, जब मेंस का क्वेश्चन बता ही रही हूं, तो ये देखो यूपीएससी ने फ्रेंड्स 2021 में मेंस का जो क्वेश्चन है वह इसी सेक्टर से पूछा, और यही एक कारण है कि एनसीईआरटी में तो आपका 20% दिया है, बाकी 80% हम इधर उधर का जो है वह पढ़ रहे हैं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, ठीक है। तो देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता होने के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना सतत विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है, इसको आपको एक्सप्लेन करना था, एनालाइज करना था, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग अ मोरल इंपेरेटिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ इंफ्रा इज अ एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनालाइज। तो इसे आपको लिखना था, ठीक है। अभी भी आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा 200 वर्ड में। तो यहां पर आप देखो आर्टिकल 21 है, उसकी बात कर सकते हैं कि भाई आर्टिकल 21 में कैसे, और साथ ही जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो उसमें किस तरीके से जो स्टेट है, ठीक है, जो वह कैसे उत्तरदायी है कि भाई लोगों के वेलफेयर के लिए आपको काम करना है। तो ये मेंस में पूछा गया था 2021 में, कर लेंगे इसको, कोशिश कीजिएगा बच्चों लिखने की, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चंस और समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। चैलेंजेस की हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हेल्थ केयर की बात कर लें, ठीक है। तो देखो अगर हम इंडिया के हेल्थ केयर की बात करें, तो देखो बच्चों बेसिकली इस सेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है भाई आपका कि जो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जिसे हम पब्लिक हेल्थ केयर कह सकते हैं, गवर्नमेंट है, और दूसरा है आपका कि जो प्राइवेट सेक्टर है,
दोनों ही जो है वह आपको हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको इन दोनों का जो अंतर है वह साफ पता है कि भाई पब्लिक हेल्थ केयर जो है वह क्या कर रहे हैं और जो प्राइवेट है उनकी कॉस्ट कितनी है और वो कितना वेलफेयर को लेकर काम कर रहे हैं या फिर मनी को लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, बेसिकली बच्चों हेल्थ केयर में आएगा क्या आएगा, जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं कि हेल्थ केयर होनी चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए, लेकिन ये हेल्थ केयर है क्या? तो आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हो, चिकित्सा के उपकरण हो, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट हो, जो भी परीक्षण के लिए जो भी डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वह हो सके, टेलीमेडिसिन है, चिकित्सा पर्यटन है। अब देखो एक वर्ड इसमें आया मेडिकल टूरिज्म, और हाल ही में काफी मेडिकल टूरिज्म के लिए सुगबुगाहट रही, एक करंट का टॉपिक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। मेडिकल टूरिज्म क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, मेडिकल जो इक्विपमेंट है, चिकित्सा उपकरण, तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसमें आएंगी, ये आपके मेडिकल जो सर्विसेज है, जो हेल्थ इंफ्रा है। अब हेल्थ इंफ्रा कैसे मजबूत होगा, जब ये सारी चीजें आपकी बढ़ेंगी, इन सभी चीजों में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट जो है वह लोगों के लिए लो कॉस्ट में हेल्थ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये आपके हेल्थ सर्विसेज में आएंगी, इंक्लूड होंगी। अब देखो कि जैसे कि हम भारतीय जन औषधि परियोजना की बात कर ले, ठीक है, प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो दवाइयां यहां पर मिल रही हैं, ठीक है, जो मेडिसिन यहां पर मिल रही हैं वह 90% तक सस्ती होती है। ठीक है, इनकी जो कॉस्ट है वह काफ़ी कम होती है, और देश भर में ऑल कंट्री की अगर हम बात करें तो लगभग 5000 प्लस जो केंद्र है इस तरह के है, और आप इनकी जो जानकारी है वह एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जन औषधि सुगम। तो अब यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन सीधा पूछ लेती है कि जन औषधि सुगम जो है उसमें क्या, उससे आपको क्या क्या जो जानकारी है वह मिल सकती है। ठीक है, तो ऐप स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि, क्योंकि देखो बच्चों जब हम दवाओं की बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसा मार्केट हो जाता है मेडिकल का कि हो सकता है कि आपको वो 1 रुपए की जो दवा है वह 1000 रुपए में दे। ये ऐसा जो है आप देखेंगे कि प्राइवेट या मेडिकल वाले ऐसा जो काम है वह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही, अगर उसकी ड्रग की, उस मेडिसिन की आपको प्रॉपर जो कॉस्ट है अगर नहीं पता है, अगर आप अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर, तब क्या है, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि आप देखेंगे कि भाई उसमें उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। और अगर आप जेनेरिक दवाएं लेते हैं, जन औषधि केंद्र पर जो दवाएं उपलब्ध है वहाँ से दवाएं लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट कटिंग है वह हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य सेवाएं जैसे जैसे डेवलप होंगी लोगों को वैसे वैसे इंफ्रा जो है वह काफी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कि यहां पर एक वर्ड आया मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं ये जो चिकित्सा पर्यटन है, मेडिकल टूरिज्म है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करती हूँ, ज्यादा नहीं करूंगी, थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं मेडिकल टूरिज्म। तो देखो इसका मतलब क्या हो, टूरिज्म का मतलब तो आप समझ गए, पर्यटन। पर्यटन मतलब जब भाई आप कहीं घूमने गए हो, आगे बस मेडिकल लगा दो। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आखिर क्यों जो मेडिकल टूरिज्म है इसकी संभावनाएं हैं। तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है, अगर क्वेश्चन आया हेल्थ सेक्टर को लेकर, तो हो सकता है कि मेडिकल टूरिज्म जो है उसको लेकर क्वेश्चन आए। आप देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा 156 प्लस कंट्रीज को ई मेडिकल वीजा दिए गए। क्या थे वह ई मेडिकल वीजा? ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है डेफिनेटली है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ई मेडिकल वीजा, बिजनेस वीजा एंड बाकी सबको लेकर स्टूडेंट वीजा, और यहां पर क्या है, तो ये क्या है बच्चों, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भाई मेडिकल टूरिज्म जो है वह बढ़ सके, है ना। तो ये क्या है, ई मेडिकल वीजा, और इसमें 156 जो देश है, जो कंट्रीज हैं, इसको ये प्रोवाइड किया गया। इसकी जो प्रोसेस है वह थोड़ी सी सरल की गई, ठीक है, ताकि लोग आ सके। तो यहाँ देखो कि मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ। जब लोग, ये तो डेफिनेशन हो गई कि भाई अपनी चिकित्सा के लिए जब है आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हो, वही आपका मेडिकल वीजा हो गया, वही आपका मेडिकल टूरिज्म हो गया। ठीक है, आप घूमने के लिए चले गए। इसके अलावा देखो कि अगर हम ये देखें कि भारत में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं, वह क्यों हैं। सबसे फर्स्ट तो आप एक सिटी का नाम मैं आपको बताती हूं। क्या आपको पता है कि जब हम चेन्नई की बात करेंगे, चेन्नई आपको पता है क्या है बच्चों, हेल्थ सेंटर है, ये हेल्थ सिटी है। ठीक है, हेल्थ सिटी उसको कहा जाता है चेन्नई को। इसके अलावा देखो कि अगर हम इंडिया के योग की बात कर लें,
ठीक है, फेमस हो रहा है ना, इंटरनेशनल योगा डे आखिर सेलिब्रेट किया जाता है ना। योगा हो चाहे आयुर्वेदा हो, योगा हो आयुर्वेदा हो या फिर नेचुरोपैथी हो, ठीक है, योगा हो आयुर्वेदा हो या फिर नेचुरोपैथी हो। बहुत सारे लोग जो है जब दुखी हो जाते हैं एलोपैथिक दवाओं से, अंग्रेजी दवाओं से, तब वह इस तरफ जाते हैं कि भाई चलो अब योगा अपनाते हैं, अब आयुर्वेदा अपनाते हैं, होम्योपैथी अपनाते हैं। तो अगर विश्व स्तर पर लोग परिचित होंगे इन सभी मेडिकल जो चीज़ें हैं, तब वो क्या होंगे, भारत की तरफ आकर्षित होंगे कि चलो इस बीमारी का जो इलाज है वह इंडिया में हम करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया के लिए एक संभावना हो गई कि भाई इंडिया की जो चीज़ें हैं, इंडिया के जो तरीके हैं, जो पैटर्न है चिकित्सा को लेकर, मेडिकल को लेकर, वह बाहर विदेशों में लोकप्रिय हो रहे हैं। तो यहाँ पर लोग आएंगे, है ना। तो आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी, इन सब को प्रमोट किया जाता है। और इसके लिए स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है, जो पर्यटन मंत्रालय है, ये स्पेशली क्या कर रहा है, ऐसे एजेंसी एंड ऐसे बोर्ड जो है इसका गठन करेगा, ऐसे अथॉरिटीज बनाएगा कि भाई जो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए ऐसा एक इकोसिस्टम बनाया जाए कि हम मेडिकल टूरिज्म को क्या कर सके बच्चों, प्रमोट कर सके, है ना। हम प्रमोट कर सके, इंडिया का जो एक डेवलपमेंट है, इंडिया को एक ब्रांड बना सके मेडिकल में, इंडिया को क्या कर सके, मेडिकल के लिए एक ब्रांड बना सके। और साथ ही हम अपने यहाँ पर जो डॉक्टर्स रखें वो कैसे हो, जो मेडिसिन्स हो वह वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो, ठीक है। तो हम इस तरह की व्यवस्थाएं अपने यहाँ कर सकें। तो प्रमोटिंग वेलनेस टूरिज्म इकोसिस्टम, इंडिया को डेवलप करें एज अ ब्रांड। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि है कॉस्ट कटिंग की, ठीक है। सबको अच्छा लगता है कि भाई कॉस्ट कटिंग हो रही है, हमें कम पैसा देना पड़ रहा है। और यही एक बात है बच्चों कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इंडिया में जो कॉस्ट है वह बहुत कम आएगी उसी ऑपरेशन की या फिर उसी सर्जरी की जो आप किसी वेस्टर्न कंट्रीज में करा रहे हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट का कम होना कि चलो घूमने का घूमना हो जाएगा इंडिया में, और साथ ही हम यहाँ पर ये नेचुरोपैथी जो है, ये वाला जो ट्रीटमेंट है वह कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मेडिकल टूरिज्म की बहुत सारी जो संभावनाएं हैं वो अभी इंडिया में है, और उसी को डेवलप करने के लिए क्या किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो कहां से क्वेश्चन आया, सीधी ये वाली जो लाइन है वो उठा के यूपीएससी ने मेंस में रख दी कि भाई चूंकि प्राइमरी ड्यूटी है, प्री कंडीशन है ना, और साथ ही और भी चीजें साथ में जोड़ दी। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। In light of this statement, which provision of the Indian Constitution ensure this duty? ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर की गई कि अगर आपको ये लगता है कि संविधान जो है वह कहता है कि लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, वेलफेयर सुनिश्चित करना ड्यूटी है ना, और प्राथमिक कर्तव्य इवन गवर्नमेंट का, तो आखिर भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ इसकी जो व्यवस्था है वह की गई है? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज में, मूल कर्तव्य में, है ना, जो 51A में है, या फिर डीपीएसपी में जो आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, पार्ट 4, और वही या कि प्रियम्बल में की गई है, प्रस्तावना में की गई, या फिर फंडामेंटल राइट्स में की गई है, मौलिक अधिकारों में की गई जो आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। किस में ये व्यवस्था की गई है, जल्दी से बताइए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि आप सभी को पता होगा, जैसे कि आपने देखा कि भाई गुजरात सरकार ने जो शराब है उस पर बैन लगा दिया, या फिर बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा जो इनिशिएटिव स्टेप है वह लिया। तो आखिर गवर्नमेंट जो है वह ऐसा इनिशिएटिव ले पाती है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है? आप देखेंगे कि बच्चों डीपीएसपी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, ठीक है, आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 47, ठीक है, और आर्टिकल 47 में ये प्रोविजन किया गया है कि जो गवर्नमेंट है वह क्या करेगी, वह न्यूट्रिशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप देखेंगे कि
मतलब लोगों में, ठीक है, सिटीजन सभी लोगों में क्या करेगी, न्यूट्रिशन का जो लेवल है वह हाई करने के लिए और ऐसे जो और भी मादक पदार्थ एंड बाकी सारी चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास है वह करेगी। तो ऐसा कहाँ पर इंश्योर किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इंश्योर करने के लिए डीपीएसपी है। डीपीएसपी में आर्टिकल 47 है, ठीक है, आर्टिकल 47 है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। और इसमें अगर हम पब्लिक एंड प्राइवेट की बात करें कि दो तरह की जो सर्विसेज है, दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका पब्लिक, है ना, या फिर गवर्नमेंट जो सर्विस है, दूसरा हो गया आपका प्राइवेट सर्विस। तो एक सबसे बड़ा जो आपको प्रॉब्लम इसमें समझ में आती है पब्लिक में एंड प्राइवेट में, और सबसे बड़ा अंतर दिखता है कि फैसिलिटीज आपको लगता है कि अच्छी मिल रही है प्राइवेट में, लेकिन आप कॉस्ट इसमें चाह रहे होते हैं कि भाई कॉस्ट जो है वह हमें ठीक मिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो है वर्तमान में अभी इन प्रेजेंट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना हेल्थ केयर की, वो इसी बात को लेकर है कि जितनी मेडिकल सर्विसेज में मेडिकल इंफ्रा को जितने ज़्यादा तरीके से एक्सपेंड कर रही है, विस्तार कर रही है प्राइवेट सर्विसेज, उतने अच्छे से जो पब्लिक जो गवर्नमेंट सर्विसेज है हेल्थ को लेकर वो नहीं आगे बढ़ रही हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर जिसको प्राइवेट सर्विसेज चाहिए, प्राइवेट आप अगर हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपया उस चीज़ का देना हो सकता है। और वहीं अगर आप पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल से वहां पर जाकर अपना इलाज कराते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है हो सकता है वो बहुत कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यही है। और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वह बहुत बड़ी तरीके से बूम या फिर एक्सपेंड नहीं कर रहा है जितना कि आप प्राइवेट सर्विसेज की बात करेंगे ना। आप देखेंगे कि किस तरह से प्राइवेट वालों ने भाई एकदम से बिजनेस बना रखा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात करेंगे तो आखिर इनको पब्लिक क्यों कहा जा रहा है, पब्लिक हम क्यों कह रहे हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो बेसिकली बच्चों, क्योंकि आप इसमें देखते हैं कि ये लोगों के लिए है, गवर्नमेंट जो है वह इसकी स्थापना कर रही है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वह भी काफ़ी कम रखी जाती है, लोगों के वेलफेयर की, लोगों के कल्याण की बात पहले होती है। और यहाँ पर ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उस टैक्स का यूज जो है वह पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए किया जा रहा है। और इसलिए आप एक अपेक्षा भी रखते हैं कि हमें गुड जो हेल्थ फैसिलिटीज है वह गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए, ठीक है। चलो आगे देखो कि ये जो एक जो इसकी चेन बनी होती है शहरों में भी, ठीक है, शहरों में भी, जिलों में भी। एक सिटी की जब हम बात करते हैं तो शहर में आपका जो पर्टिकुलर स्टेट है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप एक हॉस्पिटल देखते हैं, ठीक है। आप विलेज लेवल पर भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उसकी व्यवस्था की गई है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है, जैसे आप दिल्ली का जो हॉस्पिटल है, जैसे कि हम हिंदू राव हॉस्पिटल की बात करें, अगर कभी कोई गया हो, आपने देखा हो, अच्छी उसमें सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ है ना। और वहीं आप किसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर उसकी हॉस्पिटल को देखना, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। मैं एक चैलेंज की आपसे जो बात है वह करना चाहूँगी, ठीक है। तो एज अ केस स्टडी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब राजस्थान में हम भरतपुर जिले की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखो कि भरतपुर में क्या हुआ था कि वहाँ का जो जिला अस्पताल था ना बच्चों, वहाँ पर बेड की काफ़ी कमी थी। और बेड की कमी के कारण जो बच्चे थे उनको नीचे ज़मीन पर लिटाकर उनका जो इलाज है वह किया जा रहा था। तो ये चीज़ क्या बताती है कि जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उनके पास सफिशियंट या तो फंड नहीं है, या फिर सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर जब हम नंबर ऑफ बेड की बात करते हैं वो अवेलेबल नहीं है, है ना। कि अगर उतने पेशेंट आ जाए तब फिर आप क्या करेंगे। जैसे कि आपने बीच में और भी कोविड में तो भाई हेल्थ इंफ्रा को जिस तरीके से सामने लाया गया ना, वो एकदम देखने वाली बात थी कि हमारे सामने चैलेंजेस ही चैलेंजेस दिख रहे थे कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स नहीं है। पॉजिटिव चीजें भी डेफिनेटली दिखी, बट बच्चों चैलेंज उसमें बहुत सारी चीजें जो है वह सामने आई और हेल्थ इंफ्रा को लेकर गवर्नमेंट जो है वह सक्रिय हुई, है ना। तो आप उसमें देखते हैं कि भाई ऑक्सीजन के सिलेंडर है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है। 100+ जो पेशेंट है, जो बच्चे हैं, उनकी मौत हो जाती है। और इवन जब हम राजस्थान की बात करेंगे, आप देखेंगे कि राजस्थान में अभी सितंबर में लेटेस्ट है ना, राइट टू हेल्थ की बात की गई। और राइट टू हेल्थ के लिए एक जो बिल है वह लाया गया, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वह ड्रॉबैक थे, कुछ कमियां थी। जो कि इस बिल में ये कहा गया था कि भाई राजस्थान के जो 8 करोड़ लोग हैं
उन्हें हम हेल्थ सर्विसेज जो है वे प्रोवाइड करें। अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें उनका फ्री इलाज हो सके। लेकिन अब यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो थोड़ी ना भाई आपके लिए एकदम बस सारे जो हॉस्पिटल है वह खोलकर बैठेंगे, सब हम फ्री में इलाज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले अपना प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कैसे इस चीज़ को अलाउ करेंगे। तो ये जो क्लैरिटी है कि भाई उन प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है उनको वो पैसा कौन देगा। ठीक है, जैसे आयुष्मान कार्ड के इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रॉब्लम आई, ठीक है, जो पर्सनली मैंने भी प्रॉब्लम एक चीज़ जो देखी अपने चारों तरफ कि आयुष्मान कार्ड को लेकर कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो कंसीडर नहीं कर रहे कि भाई इसका जो पैसा है वह बहुत डिले होता है आयुष्मान कार्ड का, है ना। तो ये क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने मान लो कोई स्कीम बना दी तो उसको पे ऑफ कौन करेगा, ये एक प्रॉब्लम थी। और इसी वजह से आप देखेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने काम तो एक अच्छा करना चाहा कि अगर ऐसा हो जाता तो राइट टू हेल्थ के लिए लॉ बनाने वाला फर्स्ट स्टेट होता। ठीक है, हालांकि अभी कंट्री लेवल पर भी जो ये चर्चा है इंडिया लेवल पर वह चल रही है कि हम इसके लिए अलग से जो फंडामेंटल राइट जो है हम इसे बनाए। लेकिन जरूरत क्या है, जब हमारे आर्टिकल 21 में इसको मेंशन किया गया है और गवर्नमेंट जब डीपीएसपी में भी इसके लिए प्रयास कर रही है तो फिर अलग से इसको बनाने की जरूरत क्या है, काम तो चल ही रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है। इवन इसके लिए इंफ्रा को डेवलप करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ना कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको और भी ज्यादा शामिल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस स्टडी हमने देखी। अब प्राइवेट हॉस्पिटल इज अ हॉस्पिटल नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्राइवेट यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं ओन किए जाते। ठीक है, देखो ऐसे ही बच्चों जब हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करेंगे, ठीक है, तो एक विलेज लेवल पर क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि प्राइमरी जो हेल्थ केयर है, ठीक है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो एक सेंटर है वह एक से ज़्यादा जो गांव है उसको कवर करता हो। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई आपको सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वह नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जो है वह शहर ही जाना पड़ेगा, फिर जो बड़ी सिटी है वहाँ जाना पड़ेगा अपने आसपास ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विलेज लेवल पर हेल्थ सेंटर्स जो है ये अवेलेबल होते हैं। इसमें जो नर्स है वह होंगी, ठीक है, नर्स मिलती है। विलेज हेल्थ वर्कर्स जो है वह यहाँ पर मिल जाते हैं, ट्रेंड होते हैं बेसिकली। ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड नहीं होते हैं, तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी के लिए, जो इलनेस होते हैं उन सभी के लिए ट्रेंड होते हैं। लेकिन अगर कभी कोई और ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज वहां ना हो पाए तो आप देखते हैं कि ये आगे रेफर कर देते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर आर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट सुपरवाइज ऑल हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर जो होगा, आप सभी ने अपने यहाँ जिला अस्पताल आपने सुना होगा, है ना। तो ये जो जिला अस्पताल है वे क्या करते हैं, अब तो खैर थोड़ा सा जो कंडीशन है वह ठीक हो गई है स्कूल्स की एंड गवर्नमेंट स्कूल एंड हॉस्पिटल की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये क्या करेंगे, ये सुपरवाइज करेंगे सभी जो भी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं। लार्ज सिटी हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। आप देखेंगे कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर आपको प्राइवेट भी अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी मिल जाते हैं और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वह भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक बात और सुने आप सभी कि बच्चों क्या कोई कोड ऑफ एथिक्स है इसके लिए। आपको जब लगता है, आपके मन में कभी कोई घटना को पढ़ के जब असंतोष हो जाता है, तब आपको नहीं लगता कि भाई प्राइवेट या फिर जो आपका ये मेडिकल सेक्टर है इसके लिए कुछ एथिक्स होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है वह बता देती हूँ आपको। जब आप पेपर 4 में अगर कभी लिखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक कोड ऑफ जो एथिक्स है वह लाया गया। ठीक है, और इस आचार संहिता में ये किया गया कि ज्यादातर जो हो सके जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर्स है, वे क्या रिकमेंड करेंगे, जेनेरिक दवाओं को। ठीक है, तो जो जेनेरिक ड्रग है, जो मेडिसिन है बच्चों, ये क्या होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जेनेरिक दवाएं जो है, आप बहुत सुन रहे होंगे जेनेरिक है ना। जेनेरिक दवा आखिर है क्या, इस चीज को समझो। जेनेरिक दवा का मतलब होता है कि बिना पेटेंट के ऐसे ही उसका जो वितरण है वह चल रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आपने जो पॉपुलर दवा है वह क्या है, पैरासीटामोल, जो फीवर के लिए है ना, इन सब के लिए, पेन के लिए
ली जाती है। तो जब हम पैरासीटामोल की बात करेंगे तो इसका कोई पेटेंट या इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं की जा रही है, इसको ऐसे ही जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह किया जा रहा है। ये आपकी जेनेरिक दवा हो गई, ठीक है। जब आगे आप देखते हैं किसी को क्रोसिन के, कोई कंपनी जो है क्रोसिन करके बेच रही है, ब्रांडेड करके बेच रही है, तो फिर वो जो है वह जेनेरिक दवा नहीं रही। तो यहाँ पर जो कोड ऑफ एथिक्स है, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, उसने कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स बनाए, ठीक है। इसका अच्छा ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लो आप, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, जिसमें क्या कहा गया कि जो फिजिशियन है वह जेनेरिक नेम सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जेनेरिक दवा का मतलब क्या हो गया, आप ये भी समझ रहे, ऐसी दवा जिसकी पेटेंट और ब्रांडिंग जो है वह नहीं की जा रही, उसका ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, और बेसिकली वो जिस सॉल्ट से बनी है उसी नाम से जानी जा रही है। जैसे कि हम पैरासीटामोल सॉल्ट की बात करें तो वो इस सॉल्ट से बनी है, इसी नाम से जानी जा रही है, ठीक है। लेकिन इसका जब ब्रांड नेम हो गया या फिर मान लो क्रोसिन के नाम से बेची जा रही है, तब इसकी ब्रांडिंग हो गई। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, मेडिकल टूरिज्म की बात की, ठीक है, क्या क्या हमारे लिए जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी उस पर हमने चर्चा की। WHO ने क्या हेल्थ को फंडामेंटल ह्यूमन राइट कहा, ठीक है, और क्या क्या इसमें शामिल किया कि आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड एब्सेंस ऑफ डिसीज़ हो। इसके अलावा हमने देखा कि भाई क्या क्या जो सुविधाएं हैं, क्या क्या वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे, जैसे कि हम देखते हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वह प्रोवाइड करे, जो भी जिस टाइप का भी पॉल्यूशन है उससे हमें बचाए, ठीक है। और वही मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया, आपको इसको लिखने के लिए कोशिश करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो बच्चों, ये तो मैंने मेंस के हिसाब से बनाया। अब यहाँ पर जैसे जो भी स्कीम है, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है, तो ये आपको पीटी के पर्पस से भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि भाई किस मंत्रालय, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, किसने पॉलिसी मेकिंग की है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है ना। और भी इसके क्या प्रोविज़न है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है? तो ये सारी बातें होंगी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, और आपके कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। चलिए, Although Constitution provide equality for all, inequality is the key problem is India, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी के लिए इक्वलिटी की व्यवस्था करता है, और जो इनइक्वालिटी है ये प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनइक्वालिटी इन इंडिया, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि असमानता के लिए उत्तरदायी है? क्या गरीबी है, पॉवर्टी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं? अरे नहीं भाई, जो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये तो क्या कर रही है, ये तो ऐसी लॉ मेकिंग कर रही है कि लोगों में इक्वलिटी जो है वह लेकर आए, ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम मिड डे मील की बात करें, तो मिड डे मील जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि तमिलनाडु ने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि बाकी जो स्टेट है वह विद इन 6 मंथ इसको क्या करे, अपने अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें मिड डे मील को अप्लाई करे, लागू करे। तो वेरियस जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वह तो दूर करने का प्रयास कर रही है ना इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, आपको बताना है इसमें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है। तो डेफिनेटली गरीबी है ना, आपके पास संसाधनों की कमी है, असमानता है, ये भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर 4 छोड़ दिया जाए अगर, तो 1 2 3 जो है वह इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन जो है वह मैंने आपको बता दिया। आई होप बच्चों आप सभी 200 वर्ड्स में इसको लिख कर लाएंगे, है ना। कोशिश करना कि ये जो क्वेश्चन है इसको ज़रूर अटेम्प्ट करो। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा कि इवन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि आखिर क्यों जो गवर्नमेंट है इसको वेलफेयर करे, ठीक है, और उसके साथ ही कैसे वह जो हेल्थ केयर है हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, क्या इसके चैलेंजेस होंगे, कैसे इससे ओवरकम हुआ जा सके, तो ये सारी चीज़ें जो है वह हमने पढ़ा। चलो अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पर, मैंने आपको जो मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको देती हूँ कि इसमें मैंने आपको बताया कि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वह ज़रूर लिखना है कुछ ना कुछ, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट पॉइंट बता रही हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है,
फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं, आप इसको यूज़ कीजिए कि गवर्नमेंट जो है वह ये इनिशिएटिव लाए, इसके अलावा कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह बिल्ड करे। देखो फिट इंडिया मूवमेंट, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछ भी चुका है। फिट इंडिया मूवमेंट एंड ईट राइट कैंपेन, ईट राइट कैंपेन, ठीक है, ईट राइट कैंपेन। तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वह यूपीएससी पूछ चुका है। तो बेसिकली बच्चों जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं ना, या फिर जो भी इस तरह के आप स्कीम्स देखते हैं, वे आपके प्रीलिम्स के लिए भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनका एनालाइज वाला जो पार्ट है, उनके समझने वाला जो पार्ट है, वो आपका मेंस में पूछा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में जो है वह आपसे फैक्ट काफ़ी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा? आज की क्लास में हमने आपसे बात की कि व्हाट इज़ हेल्थ, एंड अगर हम WHO की बात करें तो क्या WHO के अकॉर्डिंगली हेल्थ है, इंडिया में क्या हेल्थ केयर का सिस्टम है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज कैसी है, कुछ हमने फैक्ट देखे, कुछ चैलेंजेस की बात। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई बच्चों, जब हम इनिशिएटिव्स की तो मैंने आपसे यहाँ बात कर ली, लेकिन जब हम चैलेंजेस की बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडिया के हेल्थ केयर में अभी हैं, जिसे हमें दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, चैलेंजेस वाला, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ, चुनौतियाँ क्या क्या है हेल्थ सेक्टर की। सबसे फर्स्ट तो देखो कि जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जीडीपी का 3% जो है वह हेल्थ केयर में, हेल्थ इंफ्रा में खर्च किया जाता है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो मैं कुछ डेटा आपको बता देती हूँ इकोनॉमिक सर्वे के। इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो आपका 2020 से 2021 में जीडीपी का 1.8% टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है वह हेल्थ को लेकर था। हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो आपका स्वास्थ्य के लिए जो सार्वजनिक व्यय रखा गया था ना, वह कितना था? जीडीपी का 1.8%। वही बाद में थोड़ा सा बढ़ गया, आपका 21-22 की अगर हम बात करें तब इसे जीडीपी का 2.1%, ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वह इंक्रीज हुआ। लेकिन बच्चों आप देखो कि इकोनॉमिक सर्वे ये डेटा हमें दे रहा है, वहीं ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है कि आप अपनी जीडीपी का इतना कम जो हिस्सा है वो रख रहे हैं अपने इसके हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए। तो वहीं देखो कि जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे या फिर हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये जो देश है ये 3% अपने जीडीपी का 3%, वहीं जापान जो डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें, जापान की बात करें, ठीक है, अगर हम फ्रांस की बात करें तो ये जो देश है ना बच्चों, ये 10% अपनी जीडीपी का हेल्थ इंफ्रा पे खर्च करते हैं, और वहीं इंडिया क्या कर रहा है? 1.8%, 2.1%। हालांकि आपको ये भी याद रखना है कि जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 आती है, उसमें ये कहा गया कि ये जो डेटा है, ये जो आपका परसेंटेज है, ये हमें बढ़ाना है ना, इसमें इंक्रीज करने की बात की गई। इसके अलावा देखो कि ये जो फर्स्ट आपकी जो चैलेंज है वह क्या हो गया? फर्स्ट चैलेंज आपका हो गया लो बजट। एक रिपोर्ट आती है जो कि ये कहती है कि लगभग इंडिया में 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सेकंड जो हम कह सकते हैं, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड हम क्या कह सकते हैं? लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड डॉक्टर्स, बेड प्रॉपर नहीं है ना, प्रॉपर जो बेड होने चाहिए जितने, वो नहीं है अवेलेबल हॉस्पिटल्स में, जो और फैसिलिटीज़ जो मेडिसिन होने चाहिए वह नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा देखो वो सेकंड हो गया। थर्ड हो गया आपका लैक ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये तो हमारे एजुकेशन में भी है कि हमें एजुकेशन जो दी जाती है ना, उसमें रिसर्च कुछ नहीं कराया जाता, बस सीधा पढ़ा दिया जाता है कि ये पेपर है, इसको पढ़ लो। तो यहाँ पर लैक ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डॉक्टर, ये एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, अगर गलती से पॉलिसी अच्छी बन भी जाए, है ना, तो यहाँ पर जो पॉलिसीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशंस है,
जो पॉलिसीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसको लागू किया जाता है ना, वो ठीक से लागू नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो ये सारी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। नीति आयोग का एक जो देखो, जब भी कभी आप चैलेंजेस लिखो तो अपने घर से चैलेंजेस लेके नहीं आने हैं, आपको यूज़ करना है। जैसे किसी इंस्टीट्यूट ने कोई रिपोर्ट दी है ना, WHO की कोई रिपोर्ट है या फिर इंडिया लेवल का कोई इंस्टीट्यूट है, उसने कोई रिपोर्ट दी है, तो यहाँ पर आप नीति आयोग को कंसीडर कर सकते हैं। नीति आयोग का ये कहना है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है उसमें ये कहा गया कि लगभग अगर हम 40 करोड़ लोगों की बात करें तो 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल एबिलिटी जो है वह नहीं है कि वह अपना इलाज करा पाए, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि आपको याद रखना है कि भाई नीति आयोग जो रिपोर्ट दे रहा है उसमें वो ये कह रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है ना, इनके पास हेल्थ को लेकर। और अगर कोई मिडिल क्लास या फिर मिडिल लो क्लास की हम बात करें, गरीबी रेखा वालों को तो भूल ही जाओ, तो उनके पास कभी भी अपने हेल्थ के लिए पैसा नहीं रहता कि अगर मान लो कोई बीमारी आ गई तो फिर उनको कर्ज लेकर ही कहीं से अपना इलाज कराना होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि इंडिया के अलावा आप बाकी, और अगर स्पेशली हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर ले, तो वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि भाई हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना, क्या हमें बीमारी है, हमें क्या इसका क्योर करना है, क्या करवाना है, कहाँ हॉस्पिटल जाना नहीं। तो वो जो अपना एक अपनी जो इनकम है उसका एक हिस्सा मेडिकल इमरजेंसीज के लिए रखते हैं, और मेडिकल इमरजेंसीज के अलावा भी वे अपनी हेल्थ पर खर्च करते हैं। लेकिन इन इंडिया की अगर हम बात करें, आप अपने आसपास के लोगों में देखेंगे कि उन्हें प्रॉब्लम है लेकिन वे अपनी हेल्थ केयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे। तो ये क्या है कि इंडिया में अगर हम ये देखें कि क्या लोग खुद के फैसिलिटीज़ पर, खुद के हेल्थ के लिए क्या खर्च कर रहे हैं, बाकी जगह खर्च कर सकते हैं लेकिन हेल्थ को लेकर लोग भी उतना अवेयर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट्स गवर्नमेंट ने, मान लो फिट इंडिया मूवमेंट की बात कर रही है, लोगों को सजग किया जाता है कि भाई योग करो, है ना, एक्सरसाइज करो, निरोग रहो। तो ये सारी जो बातें हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी काफ़ी जो प्रयास है वह किया जाता है। हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें कि जो कैंपेन बार बार लगाए जाते हैं कि भाई लोगों में अवेयरनेस जो है वह एक पैदा हो सके, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे की जब हम बात करें तो यहाँ पर जो है वह मोदी जी पूरे देश को योगा करा रहे हैं, विश्व को योगा करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप ऐसी चीज़ों को अपनाओगे, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, तो हमें यहाँ पर फिजिकल वर्क करना ऑल ओवर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों ये चैलेंजेस हो गए। आई होप आपको हेल्थ को लेकर काफ़ी चीज़ें जो है वह समझ में आई होंगी। बेसिकली इस चैप्टर में, एनसीईआरटी वाले चैप्टर में कुछ था नहीं, बहुत थोड़े से इसमें डेटा फैक्ट थे कि भाई हेल्थ क्या है, एक डेफिनेशन इसकी हो गई, WHO की जो डेफिनेशन है वह मैंने आपको अलग से बताई, ताकि आपका एक ऑल ओवर जो चीज़ें हैं आप हेल्थ को लेकर समझ सको, है ना। क्या चैलेंजेस हैं उसमें गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट के क्या चैलेंजेस हैं हेल्थ इंफ्रा को लेकर, क्या गवर्नमेंट का रोल है, कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस देखे। इसके अलावा जो यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था 2021 में, ठीक है, कि क्या एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता होने के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना जो है वह सतत विकास के लिए एक पूर्व शर्त है, इसको एनालाइज करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने कवर की। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। बाकी अगर कोई भी फैक्ट ऐसा लगता है कि भाई कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, मैम ने गलत बताया है, इसके अलावा आपको लग रहा है कि नहीं मैम ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिए बच्चों। टीम कॉन्सेप्ट आपके जो कमेंट है उसे हम कंसीडर करते हैं, साथ ही आपके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। हाँ, बेसिकली आपको कंसिस्टेंस जो है वह ज़रूर रहना, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लासेस में जब आप देख रहे हैं कि एक चैप्टर जो है वह दूसरे से इंटरलिंक है, ऐसे में अगर आप गैप करेंगे, प्रॉपर क्लासेस नहीं देखेंगे, नहीं उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, नहीं रिवाइज करेंगे, तो उतना बेनिफिट जो है वह बुनियाद बैच का आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो थोड़ा सा तो डेडिकेशन आप सभी का भी चाहिए। चलिए सब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह वर्क कैसे करती है, ठीक है, क्या MLA होगा एंड बाकी सारी चीज़ें, उसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।